हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोरोना महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के लिए कल दूसरे चरण का मतदान होगा। दोनों राज्यों में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सभी जरूरी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और बढ़ाने के मकसद से दोनों राज्यों में मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड महामारी के मद्देनजर हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1000 मतदाता ही वोट डाल सकते हैं और इसलिए दोनों ही राज्यों में 10-10 हजार से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कोविड संक्रमित या संदिग्ध, दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने की व्यवस्था भी है। और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की सीटों के लिए 19 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 191 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। करीब 76 लाख मतदाता इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दूसरे चरण की सभी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस, वामपंथी दल और उनके सहयोगी भारतीय सेक्युलर मोर्चा संयुक्त मोर्चे के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीएम ने 15, कांग्रेस ने 9, बीएसपी ने 7, सीपीआई ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इनके अलावा 32 निर्दलीय और 44 अन्य भी चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण नंदीग्राम विधानसभा सीट पर इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है ये। यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला उनके पूर्व सहयोगी और बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ मीनाक्षी मुखर्जी को चुनाव मैदान में उतारा है। और असम चुनाव के दूसरे चरण के तहत राज्य में 14 जिलों की 39 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा और इस चरण में 26 महिलाओं सहित कुल 345 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। 73 लाख से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों की राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। इस बार 3 मुख्य गठबंधन चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में असम गण परिषद शामिल है। अन्य गठबंधनों में यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल और कांग्रेस के नेतृत्व में महाजोत शामिल है।
महाजोत में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और वामपंथी दल शामिल हैं। तीसरे चरण में असम जातीय पार्टी और राइजोर दल शामिल है। दूसरे चरण में बीजेपी ने 34, कांग्रेस ने 28, एजेपी ने 19, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 7, असम जातीय पार्टी ने 6 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि 176 निर्दलीय और अन्य भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। असम विधानसभा के तीसरे और आखिरी चरण में 40 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होना है। सभी दलों ने इस चरण के लिए चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में 3 चुनावी रैलियां की। उन्होंने सबसे पहले रैली चिरांग के बिंजनी में की। इसके बाद से उन्होंने कामरूप में अलग अलग जगहों पर, हाजो और सोनापुर में 2 रैलियां की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी असम को फिर से घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देगी। उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि असम को हिंसा और आंदोलन से मुक्त करने और विकास सुनिश्चित करने का वादा किया गया था, उसे पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने ये दावा किया कि अगले 5 साल में बीजेपी की सरकार असम को घुसपैठ और बाढ़ की समस्या से मुक्त कर देगी। घुसपैठ नहीं रोक सकते हैं, घुसपैठ रोकने का काम हमने किया है। एक और 5 साल दे दीजिए, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मार पाए, ऐसे आसाम की रचना हम करें। विकसित आसाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि आसाम को बाढ़ मुक्त बनाया जाए। हमने हमारे संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगले 5 साल के अंदर हम आसाम को पूर्णतया बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते हैं। आसाम में बाढ़ कभी न आ पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज असम में चुनाव प्रचार में जुटे रहे। सबसे पहले उन्होंने गुवाहाटी में विख्यात कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद से राहुल गांधी ने 2 जगहों कामरूप और नलबारी में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार रोजगार देने की कोशिश नहीं करती, युवाओं की मदद करने की कोशिश नहीं करती। साथ ही उन्होंने ये वादा किया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी वादे पूरा किया जाएगा। इनमें असम में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं करने से जुड़ा वादा शामिल है। आज असम में उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता। बीजेपी रोजगार देने की कोशिश नहीं करती, इन युवाओं की मदद करने की कोशिश नहीं करती, इन युवाओं को सपना पूरा नहीं करने देती, उल्टा असम पर आक्रमण करती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें और 8वें चरण के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है और इसके साथ ही इन चरणों के लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो गई। इन दोनों चरणों के लिए उम्मीदवार 7 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे। 8 अप्रैल को सभी आवेदनों की स्क्रूटनिंग की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 12 अप्रैल है। 7वें चरण के लिए वोटिंग 26 अप्रैल और 8वें चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण में 5 जिलों की 36 विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे। इसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बर्धमान, कोलकाता दक्षिण और दक्षिण दिनाजपुर जिले शामिल हैं। वहीं 8वें चरण में 4 जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसमें मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और कोलकाता उत्तर जिले शामिल हैं। और अब नजर कुछ और बड़ी अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने PLI स्कीम के तहत इसे मंजूरी दी। स्कीम को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से करीब 2.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार की कोशिश है कि भारत में फूड ब्रांड की दुनिया में पहचान बनाई जाए।
पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस फैसले से किसानों को लाभ होगा। नए कृषि कानूनों के तहत भी किसानों को ऑप्शंस दिया गया है कि वो किसी भी तरह की मंडी में अपनी फसल बेच सकते हैं और इसी सोच के पीछे कोशिश ये है कि देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना को अंतिम रूप देने में से पहले खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से ने विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ 9 महीने तक विस्तृत विचार विमर्श किया था। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पिछले 1 वर्ष में काफी लोकप्रिय हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री PLI फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 10,900 करोड़ रुपए इंसेंटिव या सब्सिडी के रूप में देने को मंजूरी प्राप्त की। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय तोमर जी ने लगातार इस बात की चिंता की है कि किसानों के जो विकल्प आज के दिन उनके पास मौजूद है, जो ऑप्शंस हैं, उसको पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए क्या हम कोई और विकल्प दे सकते हैं जिससे किसानों का आमदनी भी बढ़े, रोजगार के अवसर भी बढ़े, विशेष तौर पे निवेश हो किसानी क्षेत्र में और आगे किसानी प्रोडक्ट्स को जो उपज है उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन बना के देश और विदेशी मार्केटों में इसका डिमांड बढ़ने में हम योगदान दे सके। मूल मुद्दा यह है कि भारत का खाद्य संस्कृति भी बहुत रिच है, लेकिन भारत का ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ है। तो दुनिया में भारत का ब्रांड बने, विदेशी और हमारा निवेश भी ज्यादा हो, उसके साथ साथ एक रोजगार की नई संभावनाएं बहुत तैयार हो और मूल किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में 19 मार्च को ये रिपोर्ट सौंपी गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इस मामले का हल निकालने के लिए करीब 85 किसान संगठनों से बात की गई। कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने इन कानूनों पर मशहूर एकेडमिक विद्वानों और कृषि पेशेवरों के साथ परामर्श किया। कमेटी ने सभी लोगों से कृषि कानूनों को लेकर राय ली। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को समिति का गठन किया था। भारत और ताजिकिस्तान संसदीय मामलों में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ताजिकिस्तान के स्पीकर मोहम्मद तोइर जोकिर जोद्दा के बीच आज दुशांबे में हुई मुलाकात के बाद ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्री के दुशांबे में दिए गए एक बयान के मुताबिक दोनों देश संसदीय मुद्दों में सहयोग तेज करेंगे। दोनों देशों के संसदीय आदान प्रदान भी होंगे और संसदीय अनुभव साझा होंगे। भारत ताजिकिस्तान के सांसदों और संसदीय कर्मचारियों के लिए संसदीय प्रशिक्षण का भी आयोजन करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे में आज ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजुद्दीन के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल शेरली मिर्जो के साथ बातचीत की और ये तय हुआ कि भारत और ताजिकिस्तान अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा देंगे। दोनों देश विकास के क्षेत्र में आपसी संबंधों को और बेहतर करेंगे, जो फिलहाल द्विपक्षीय संबंधों की धुरी है। दोनों देश ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों के साथ साथ क्षमता निर्माण और पेशेवरों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। देश में कल यानी कि 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग कोविड वैक्सीन लगवा सकेंगे। इस उम्र की कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए अब किसी भी तरह की बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। अभी तक 45 से 59 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए गंभीर बीमारी का प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोविन
gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वहीं अब इस पोर्टल पर हर दिन 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किए जा सकेंगे। कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से पहले आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा गया है जहां पर टीकाकरण कराने वाले लोगों की संख्या कम है। खास तौर पर ऐसे जिलों को चिन्हित करने को कहा गया है जहां पर संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि हो रही है। केंद्र ने ऐसे जगहों पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में देश भर में टीकाकरण अभियान और 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही तीसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की गई। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों में क्षमता इस्तेमाल की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है। बैठक में टीकों के भंडारण का समय पर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, जिससे टीकों के खराब होने की समस्या से बचा जा सके। और देश में अब तक 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड टीकाकरण अभियान के 74वें दिन 19,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 2 करोड़ 93 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और 73,52,000 से ज्यादा कोमोर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 48,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और करीब 7,000 कोमोर्बिडिटी से ग्रस्त लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 82,16,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का पहला और 52,19,000 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा डोज दिया जा चुका है, जबकि 90,48,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला और 37,90,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरा डोज दिया जा चुका है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की जो दर है वो 94.11% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को 41,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 1 करोड़ 14 लाख हो गई। हालांकि कई राज्यों में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है और इस समय देश में 5,50,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों की संख्या का 4.55% है। 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में देश के कुल सक्रिय मामलों का 79% मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी पर चेंजिंग द वायरस अ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू द कोविड पैंडेमिक शीर्षक नाम से एक दस्तावेज जारी किया है। इसमें जनवरी 2020 से नवंबर 2020 के बीच कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को दर्शाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये दस्तावेज भविष्य के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। इससे दुनिया को भी ये पता चल सकेगा कि कोरोना के खिलाफ हमने कैसे लड़ाई लड़ी और कैसे चुनौती को अवसर में बदला। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दौरान प्रधानमंत्री ने हर चीज की बड़ी गहराई से निगरानी की। दुनिया भी आज ये मान रही है कि भारत ने कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ा है। लड़ाई में जो सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये रही है कि प्रधानमंत्री जी ने इसको एकदम फ्रंट से लीड किया है। उन्होंने हर चीज़ को बहुत बारीकी से मॉनिटर किया है। नए वित्त वर्ष के साथ ही कई नियमों में अहम बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, कल से उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इस वजह से बड़ी राशि का लेन देन नहीं हो पाएगा। 1 अप्रैल या उसके बाद किसी भी दिन दोनों को लिंक करने पर जुर्माना भी देना होगा। आयकर के नए प्रावधानों के मुताबिक 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि में सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की जमा पर मिला ब्याज अब टैक्स के दायरे में आएगा। अगर आपने 3 लाख रुपए सालाना जमा किया है तो 50,000 रुपए पर ब्याज से होने वाली कमाई पर भी टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टीडीएस नियमों को सख्त कर दिया है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206A(b) को जोड़ा गया है। नए नियम के मुताबिक आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल से 2 गुना टीडीएस देना होगा। साथ ही ऐसे लोगों पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी कि टीसीएस भी ज्यादा लगेगा।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न भरने की भी आज आखिरी तारीख है। देर से दाखिल करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए तक है तो आपको केवल 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। www.incometaxindia.e-filing.gov.in पर आप रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना यानी कि विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान के लिए घोषणा पत्र दाखिल करने की भी 31 मार्च आखिरी तारीख है। विवाद से विश्वास योजना इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को हल करने के लिए आरंभ की गई थी। देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक की पुरानी चेकबुक और पासबुक कल से मान्य नहीं होंगे, क्योंकि इन बैंकों का अन्य बैंकों में विलय हो चुका है जो नई चेकबुक जारी कर चुके हैं। सिंडिकेट बैंक की चेकबुक 30 जून 2021 तक मान्य होगी, जिसका विलय केनरा बैंक में हुआ है। 1 अप्रैल से 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने में छूट दी जाएगी। इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा। इसकी घोषणा बजट में की गई थी। साल 2022 के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत के GDP ग्रोथ का अनुमान 2 गुना कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP का ग्रोथ रेट पहले 5.4 रहने का अनुमान लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर 10.1% किया गया। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के GDP ग्रोथ का अनुमान 7.5 से 12.5% रह सकता है। और हरिद्वार में कल से आम लोगों के लिए कुंभ की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। कोरोना वायरस महामारी के बीच इस महायज्ञ के लिए उत्तराखंड सरकार ने SOP जारी की है। अब 72 घंटे पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही श्रद्धालुओं को कुंभ में प्रवेश मिलेगा। होटल और धर्मशाला में भी अनिवार्य रूप से कोविड-19 RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चेक की जाएगी। कुंभ मेला क्षेत्र में भगवत भजन और सामूहिक गान पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस वर्ष कुंभ मेले का आयोजन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जा रहा है। और चलते चलते एक बार फिर आपसे कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई की अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने।
आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।